जय हिंद बच्चों, कैसे हो आप लोग? जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए, कैसे हो आप लोग? ठीक हो? तो बाबू, हम कल 2 लेक्चर देख लिए थे केमिस्ट्री का। आज हम तीसरा या चौथा लेक्चर होगा, लगभग चौथा लेक्चर है। तो बाबू, हम कल बताए थे संकलन को संतुलित करना, कि संतुलित कैसे किया जाता है। उसी को आज हम आगे लेकर चलेंगे। उससे पहले बाबू एक टॉपिक छूट गया था, उसको आज हम देखने थे। जैसे कि संतुलित करना तो बता देते हैं बाबू, लेकिन संतुलित करना क्यों जरूरी है उसके बारे में पहले पढ़ेंगे कि संतुलित हम लोग काहे करते हैं। तो देखते हैं बाबू, किसी भी रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है या जरूरी है, कि संतुलित समीकरण काहे करते हैं या किस लिए करते हैं। तो बाबू, द्रव्यमान संरक्षण के सिद्धांत का पालन कराने के लिए रासायनिक समीकरण को संतुलित करना आवश्यक होता है। किसको बाबू? द्रव्यमान संरक्षण सिद्धांत का पालन कराने के लिए समीकरण को संतुलित करना होता है। तो कहिएगा बाबू कि द्रव्यमान संरक्षण सिद्धांत का नियम क्या होता है। ये बाबू 2 नंबर में आता है कभी कभी एग्जाम में। उसे को देखते हुए हम लेके आए थे। देखे कि हर साल पूछा है, तो इंशाल्लाह ये करने पूछने का आशा है। तो 2 नंबर में बाबू पूछता है द्रव्यमान संरक्षण सिद्धांत का नियम क्या है। तो बाबू, इस द्रव्यमान संरक्षण का सिद्धांत के अनुसार रासायनिक अभिक्रिया के बाद द्रव्यमान के न तो निर्माण होता है और न ही विनाश होता है। किसी भी रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है? तो द्रव्यमान संरक्षण के सिद्धांत का पालन कराने के लिए रासायनिक समीकरण को संतुलित करना आवश्यक होता है। क्योंकि इस सिद्धांत में कौन सिद्धांत बाबू? द्रव्यमान संरक्षण के सिद्धांत। क्योंकि इस सिद्धांत के अनुसार रासायनिक अभिक्रिया के बाद द्रव्यमान का न तो निर्माण होता है और न ही विनाश होता है। द्रव्यमान संरक्षण का सिद्धांत होता है बाबू कि जब 2 केमिकल को मिलाते हैं, 2 तत्व को मिलाते हैं, तो नया तत्व बनाता है। जैसे रिएक्शन हम करवाते हैं, जैसे बाबू कल हम बोले थे H2+O2 बना है H2O। इसका बाबू द्रव्यमान के न तो नष्ट कर दिया और न ही निर्माण किया, नहीं उसको खत्म कर दिया और नहीं कुछ अलग तत्व लाया। जैसे बाबू हाइड्रोजन था तो हाइड्रोजन गया है, ऑक्सीजन था तो ऑक्सीजन गया। ये नहीं है कि ऑक्सीजन को हटा दिया, ऑक्सीजन की जगह दूसरा तत्व को लिया है, हाइड्रोजन की जगह दूसरा तत्व को लिया है, इधर और कुछ को जोड़ दिया। जो रहता है बाबू तो दोनों तरफ रहता है। इसी को द्रव्यमान संरक्षण का सिद्धांत कहते हैं कि द्रव्यमान को न तो नष्ट किया जा सकता, न तो निर्माण होता है और न ही विनाश होता है। या विनाश उसको क्या कहते हैं? विनाश होता है, इसी को मान लिया ह्रास। तो चलते हैं बाबू आगे। पहले बताइए कि संतुलित करना तो हम कल सीखे थे, लेकिन समीकरण को कितने प्रकार से संतुलित किया जाता है? जल्दी जल्दी बताइए आप। कहते हैं तो इसको लिखिए बाबू, अगर लिखते हैं तो लिख लीजिए, 2 नंबर में आएगा आपको। तो बाबू हो गया होगा, स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। चलते हैं आगे। आप लोग बताइए बाबू कि समीकरण को कितने प्रकार से संतुलित किया जाता है। और बाबू संतुलित करने के लिए बताए थे छोटा छोटा क्वेश्चन, आज और बड़ा लेके क्वेश्चन को चलेंगे। देखते हैं कौन कौन जवाब देते हैं। अभी देखते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपने दोस्त के पास शेयर करते रहिए कि आपको भी फायदा हो, आपके दोस्त को भी फायदा हो। तो बाबू समीकरण को कितने प्रकार से संतुलित किया जाता है ये बताइए। तो बाबू समीकरण को 2 प्रकार से संतुलित किया जाता है। कितने प्रकार से? समीकरण को 2 प्रकार से समीकरण को समीकरण को 2 प्रकार से संतुलित किया जाता है। संतुलित किया जाता है। समीकरण को 2 प्रकार से या 2 विधि से, प्रकार के जगह विधि लिख देते हैं, उससे बेहतर होगा 2 विधि
समीकरण को कितने विधि से संतुलित करते हैं? तो समीकरण को 2 विधि से संतुलित करते हैं। कौन कौन विधि बाबू बताइए आप लोग, कमेंट कीजिए जल्दी जल्दी। अगर जवाब जानते हैं तो कमेंट कीजिए। पहला ये लिखते हैं अनुमानित विधि। क्या? अनुमानित विधि। अनुमानित विधि पहला हो गया बाबू अनुमानित विधि, और दूसरा बीजगणितीय विधि। कल जो भी बाबू बताए थे आप लोगों को, तो ये अनुमानित विधि से संतुलित करने के लिए बताए थे, बीजगणितीय विधि से नहीं बताए थे। तो आज बीजगणितीय विधि भी बताएंगे। बीजगणितीय विधि तो बाबू समीकरण को हम 2 प्रकार से संतुलित करते हैं, अनुमानित विधि और बीजगणितीय विधि। तो कल हम लोग को बाबू बताए थे, कल अनुमानित विधि से बताए थे संतुलित करने के लिए। आज भी उसी तरह से बताते हैं, पहले अनुमानित विधि बताते हैं, फिर बीजगणितीय विधि से बताएंगे। कल 1-2 को देखे थे और देखते हैं आगे। आप लोग अगर जानते होंगे संतुलित करने के लिए तो संतुलित कीजिएगा। तो बाबू जैसे हम लिखते हैं Fe प्लस H2O, Fe प्लस H2O क्या बनेगा बाबू? Fe2O3 प्लस H2, Fe3O4 बनेगा बाबू, Fe3O4 प्लस H2 प्लस H2। इसको बाबू आप लोग संतुलित कीजिए। तब तक कुछ देरी का बैठ देते हैं, आप लोग संतुलित कीजिए, फिर हम करेंगे। आप लोग से नहीं होगा तो कल तो इससे बताए थे नॉर्मल है, दोनों तरफ तत्व के परमाणुओं को गिन लेंगे और बराबर करेंगे। यानी हम लोग अनुमान लगाते हैं खाली कि इधर इतना है तो इधर इतना कर देते हैं, इसलिए उसको अनुमानित विधि से कहते हैं। और बीजगणितीय विधि दूसरा होता है बाबू, पहले अनुमानित विधि से बता देते हैं 2-4 क्वेश्चन, उसके बाद बीजगणितीय विधि से बता देंगे। तब देखते हैं बाबू आप लोग कर लिए होंगे। तब तक अब हम बताते हैं, आप लोग देखिए समझिए। Fe मतलब क्या है? लोहा बाबू। इसका परमाणु संख्या कितना होता है? 26। इधर पहले कौन कौन से तत्व इन सब को लिख लेते हैं। Fe है, और क्या है? हाइड्रोजन, और कौन है? ऑक्सीजन। इधर कौन कौन से तत्व है बाबू? लोहा और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। दोनों तरफ के तत्व को पहले लिख देंगे, उसके बाद दोनों तरफ के परमाणुओं की संख्या गिनेंगे, तत्व के परमाणुओं को संख्या सामने सामने लिख देंगे। इधर Fe के आगे कुछ नहीं है बाबू, तो कुछ नहीं मतलब 1 है, कुछ नहीं है तो 1 है। तो Fe1 H, हाइड्रोजन कितना है बाबू? H के बाद 2 है, यानी कि हाइड्रोजन के परमाणु संख्या, परमाणु के वो है 2, परमाणु की संख्या 2 है। ऑक्सीजन कितना है? ऑक्सीजन कुछ नहीं होता, 1 है, कुछ नहीं होता 1 है। इसी तरफ इस तरफ एक गिन लेंगे इसी तरह से। Fe कितना है? लोहा 3, हाइड्रोजन कितना है बाबू? 2, ऑक्सीजन कितना है? 4। अब हम लोग बाबू अनुमान लगाते हैं कि बराबर करने के लिए, संतुलित करने के लिए क्या होता है? दोनों तरफ के परमाणुओं की संख्या को बराबर करना, तत्व के परमाणु की संख्या को बराबर करना। तो हम लोग देखते हैं बाबू कि इधर लोहा 1 है, इधर लोहा 3 है, इधर हाइड्रोजन 2 है, इधर 2 है। ये तो बराबर है बाबू, लेकिन लोहा बराबर नहीं। ऑक्सीजन इधर 1 है तो इधर 4 है। तो कैसे हम अनुमान लगाएं कि दोनों तरफ बराबर हो? तो कुछ हम लोग सोचेंगे कैसे करें। अगर इसको 3 करेंगे, अगर बाबू मान लीजिए कि हम इधर 3 लिखे हैं, तो लोहा तो मेरा 3 हो गया। आप लोगों को आया समझ में? देखिए Fe के आगे कोई भी परमाणु की संख्या लिखते हैं बाबू संतुलित करने के लिए, तत्व के आगे लिखेंगे, ना कि पीछे। तत्व में हमेशा आगे लिखेंगे। तो लोहा तो बाबू 3 हो गया, लोहा इधर भी 3, हाइड्रोजन इधर भी 2 है, इधर भी 2 है। ऑक्सीजन अब कमी हो रहा है बाबू, ये ऑक्सीजन इधर 4 है, इधर ऑक्सीजन 1 है। तो अब क्या करें? तो इसको लिए ऑक्सीजन को 4 बनाना पड़ेगा। तो ऑक्सीजन 4 कैसे बनेगा? तो यहाँ पर हम 4 लिख देंगे,
तो अब कितना हो गया बाबू, अब गिनते हैं। लोहा 3, ऑक्सीजन 4। ऑक्सीजन तो 4 हो गया बाबू, लेकिन हाइड्रोजन की संख्या बढ़ गया। हाइड्रोजन अब हो गया 4 दूनी 8। हाइड्रोजन को अब 8 कर देते हैं। अभी भी संतुलित नहीं हुआ है बाबू, देख लीजिए। ऑक्सीजन को बराबर करें, लोहा को बराबर करें, तब तक हाइड्रोजन की संख्या बढ़ गया। तब हाइड्रोजन को बराबर करेंगे। हाइड्रोजन इधर कितना है, 2 है। इधर कितना है, 8। तब इसको 8 कैसे बनावे, समझ में कुछ आ रहा है कि कैसे इसको 8 बनावे। अब तो इसको यहाँ अगर 4 हम लगा देंगे तो 4 दूनी 8। हाइड्रोजन कितना हो गया, 8। अब यह समीकरण संतुलित हो गया। तब बाबू आप लोग मिला लीजिए फिर से कि संतुलित है कि नहीं है। तो लोहा कितना है बाबू, लोहा Fe3, हाइड्रोजन 8, ऑक्सीजन आगे मतलब दोनों का है बाबू। तो 4 ऑक्सीजन का 4, इधर कितना हो गया। अब इस तरफ देखते हैं, लोहा कितना है 3, ऑक्सीजन कितना है 4, ऑक्सीजन 4 है, हाइड्रोजन 8। अब अगर बराबर हो गया बाबू, तो यह क्या हो गया, समीकरण संतुलित। लिखेंगे संतुलित समीकरण है, संतुलित समीकरण है। ये बाबू समीकरण संतुलित हो गया, तो इसको लिखेंगे समीकरण संतुलित है। इसी तरह हम आगे देखेंगे। तब तक आप लोग बताइए, तब तक मतलब बना लिए होंगे तब तक ठीक है। कुछ देर का समय देते हैं, तब तक लाइक कर दो बाबू, और अपने दोस्तों के पास शेयर कर दो, ताकि हम भी मोटिव हो सके कि अगला दिन और ज़्यादा मेहनत करें बाबू। आप लोग का ही लाइक और शेयर से ही हम लोग आगे मेहनत करते हैं। चलते हैं बाबू, तो आगे देखते हैं। Na+H2O, Na+H2O क्या बनाएगा बाबू, आप लोग बताइए। NaOH + H2 + H2, इसको संतुलित कीजिए बाबू। जो भी बाबू अभी हम संतुलित कर रहे हैं, यह अनुमानित विधि से संतुलित कर रहे हैं, न कि बीजगणितीय विधि से। अभी बीजगणितीय विधि का एक भी नहीं बताएं, इसी को बीजगणितीय विधि से भी हम सॉल्व करेंगे। अभी अनुमानित विधि से सीख लेते हैं। कुछ तो बच्चों जानते हो कि पहले से संतुलित करने के लिए, तो उनको ठीक है। अनुमान संतुलित बीजगणितीय विधि से नहीं जानते होंगे तो कोई देर वेट कीजिए, आज उसको भी बता के जाएंगे। चलते हैं बाबू, तब दोनों तरफ परमाणु पहले लिखते हैं, उसके बाद परमाणु की संख्या को गिनेंगे। तब कौन कौन सा परमाणु है बोलिए आप लोग। सोडियम, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। इधर कौन कौन है बाबू, इधर भी है सोडियम, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन सामने सामने लिख देते हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। नहीं समझ में आ रहा था बीच में इसे पाई तीर के बाईं से अभिकारक और उत्पादक को दोनों अलग अलग लिख दिए परमाणु संख्या की। अब गिनेंगे बाबू इधर सोडियम कितना है, तो सोडियम कितना है बाबू 1, हाइड्रोजन कितना है 2, ऑक्सीजन कितना है 1। इधर तो गिना गया बाबू। अब गिनते हैं इस तरफ, सोडियम कितना है 1, ऑक्सीजन कितना है 1। अब हाइड्रोजन को हम लोग देखेंगे बाबू, OH है लिखे NaOH, लेकिन ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है और सोडियम है। हाइड्रोजन बाबू इधर कितना है 1, इधर कितना है 2, तो जोड़ के कितना हुआ बाबू 2 इधर और 1 इधर, कितना हुआ 3। हाइड्रोजन हो गया बाबू 3। ना कि देखिएगा कि OH कोई तत्व है, OH तत्व नहीं होता है बाबू, ये ऑक्सीजन और हाइड्रोजन एक साथ में लिखे। अब बराबर हम लोग करते हैं, देखते हैं क्या बराबर नहीं है। सोडियम का 1, सोडियम का 1, ये तो बराबर है। ऑक्सीजन 1, ऑक्सीजन 1, ये बराबर है। हाइड्रोजन इधर बाबू 2 है, इधर हाइड्रोजन 3 है, तो बराबर कैसे करें, आप लोग दिमाग लगाइए कैसे करें बराबर बाबू। अगर बाबू हम यहाँ 2 लिखेंगे तो हम लोग देखते हैं कि हाइड्रोजन कितना हो गया, हाइड्रोजन तो 2 अभी 4 हो गया बाबू। हाइड्रोजन तो 4 हो गया, हाइड्रोजन को 4 बना,
लेकिन सोडियम भी बढ़ गया बाबू, ऑक्सीजन भी बढ़ गया। सोडियम कितना हो गया, इन्हें आगे लिखे परमाणु संख्या मतलब सभी को हो गया, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और सोडियम सब का था। सोडियम कितना हो गया, एक की जगह 2। ऑक्सीजन भी कितना हो गया, 2। अब कैसे करें बाबू, सब अभी पहले देखेंगे। जब इधर ऑक्सीजन 2 है तो इसको भी तो 2 करना है, तो इधर कैसे 2 करें। इसके लिए बाबू अगर हम यहाँ 2 लगा दें तो हाइड्रोजन 4 हो जाएगा और ऑक्सीजन 2। तो हाइड्रोजन इधर भी 4 है, ऑक्सीजन इधर भी 2 है, तो हाइड्रोजन कितना हो गया, 4। ऑक्सीजन कितना हो गया बाबू, 2। अब बाबू अब क्या घट रहा है, अब घट रहा है ऑक्सीजन 2, हाइड्रोजन 4, सोडियम। सोडियम बाबू इधर 1 है, इधर कितना है, 2। तो इसको कितना बनाए, 2। तो 2 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, आगे 2 लिखेंगे। इधर भी हो गया सोडियम 2। तो यह बाबू समीकरण संतुलित हो गया। समझ में आ रहा है बाबू आप लोग को? आ रहा है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। चलिए बाबू, तो अब अनुमानित विधि से बहुत बता दिए, अब चलते हैं बीजगणितीय विधि। लिख लिए होंगे तो मिटाते हैं, नहीं तो बोलिए वेट करते हैं। दोनों तरफ परमाणु की संख्या गिनो बाबू, बराबर हो गया, यह संतुलित समीकरण है। अब समीकरण को बीजगणितीय विधि से संतुलित कैसे करते हैं, कभी नहीं पढ़ा होगा बाबू, तो देख लीजिए। समीकरण को संतुलित करना बीजगणितीय विधि से, ये सब सभी जगह नहीं मिलता है बाबू, बहुत खोज के निकालना पर इसे निकलता है। चलिए, तो अब हम समीकरण को संतुलित करते हैं बीजगणितीय विधि से। कौन विधि से बाबू, बीजगणितीय विधि। अब बीजगणितीय विधि से बाबू समीकरण को संतुलित करेंगे। तो चलते हैं बाबू, छोटा छोटा पहले लेके चलेंगे, उसके बाद फिर बड़े बड़े को ले चलेंगे। जैसे हम लिखते हैं बाबू Mg + O2, Mg + O2 बराबर क्या बनेगा बाबू, MgO। तो बाबू साथ ही अनुमानित विधि से तो हम लोग ऐसे ही गिन लेते थे कि Mg के 1 है, इधर 2 है तो इधर 2 करेंगे। तो यहाँ पर अगर 2 हम लगा देते तो ऑक्सीजन 2 हो जाता, लेकिन मैग्नीशियम में 2, तो यहाँ 2 लगा देते, फिर संतुलित हो गया। अब इसको गिन लीजिए, मैग्नीशियम 2, ऑक्सीजन 2, मैग्नीशियम 2, ऑक्सीजन 2, ये तो हो गया बाबू अनुमानित विधि से। लेकिन इसको हम बीजगणितीय विधि से कैसे सिद्ध करें, कैसे संतुलित करें, तो इसको हटा देते हैं बाबू। अब हम लोग चलते हैं बीजगणितीय विधि की ओर। बीजगणितीय विधि से संतुलित करने के लिए बाबू जो से तत्व दिया रहे या यौगिक दिया रहे, उसके आगे ABCDEF लिख कर उसको आगे हम बढ़ाते हैं। जैसे बाबू जैसे मैग्नीशियम ले लिया है, तो मैग्नीशियम के आगे हमको कुछ नहीं करना है। मैथ में बीजगणितीय मतलब बीजगणितीय, मैथ में पढ़े होंगे बीजगणित में ABCD पढ़ना होता है, 1 2 3 4 पढ़ना होता है, यानी कि मैथ विधि से Mg के आगे खोजी लिख देंगे A। ऑक्सीजन इस ABCD लिखे चल जाना है, जितना भी रहे तत्व रहे यौगिक रहे सबके आगे ABCD लिखे चल जाना है। A लिखे, यहाँ पर क्या लिखे बाबू, B लिखे, यहाँ पर क्या लिखे, C लिखे। इसके आगे कुछ नहीं है तो छोड़ देंगे। तो बाबू अब हम लोग क्या करते हैं, Mg, अब हम लोग चलते हैं, मैथ में पढ़े होंगे आप लोग LHS और RHS से प्रूव करना। LHS और RHS क्या होता है, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, कि दोनों लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड जब होता है प्रूव करने के लिए मैथ में, तो दोनों तरफ बराबर करते होंगे। तो यहाँ भी वैसी करना है। ये क्या है,
LHS ये क्या है RHS, हम लोग लिखते हैं LHS बराबर RHS, RHS। LHS में क्या क्या है बाबू और RHS में क्या क्या है, तो दोनों को लिखते हैं। इधर बाबू हम मैग्नीशियम को लेते हैं, कौन कौन है, मैग्नीशियम है और ऑक्सीजन, दो तत्व है बाबू, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन। इसमें समीकरण बाबू हम लोग देखेंगे कि कौन कौन से तत्व है, जो भी तत्व रहेगा उसको हम लोग पहले यहाँ लिख लेंगे, तत्व इधर तत्व लिख देते हैं, तत्व जो बाबू तत्व रहेगा तो उस सब को लिख लेंगे पहले। उसके बाद LHS लेफ्ट हैंड राइट हैंड, बाईं ओर और दाईं ओर दोनों तरफ मिलेंगे कि ABCD कहाँ कहाँ बराबर है। अब बाबू मैग्नीशियम के यहाँ परमाणु कितना है, A माने है बाबू, ABCD माने है, तो मैग्नीशियम के परमाणु कितना है LHS में A, RHS में कितना है परमाणु बाबू, तो मैग्नीशियम के आगे क्या है C, यानी परमाणु क्या है C है, A बराबर C। तो जब बाबू आपको संतुलित कह रहे थे 2 MgO, मान लो 2 MgO लिखते थे, MgO यानी कि मैग्नीशियम का भी 2 और ऑक्सीजन का भी 2 आगे लिखा है, इसका मतलब मैग्नीशियम के परमाणु भी 2 और ऑक्सीजन के परमाणु संख्या भी 2। इसी तरह बाबू मैग्नीशियम के परमाणु C, इधर मैग्नीशियम के कितना है A। अब चलते हैं ऑक्सीजन की तरफ, तो ऑक्सीजन कितना है इधर बाबू B गुना रहता था बाबू, लिखते थे हम 2O2, मतलब ऑक्सीजन के परमाणु कितना 4, 2 दूनी 4। इसी तरह बाबू यहाँ ऑक्सीजन के परमाणु कितना हो गया B गुना 2 यानी कि 2B, ऑक्सीजन हो गया 2B बराबर इधर कितना है बाबू LHS में तीर के बाईं ओर, अब तीर के दाईं ओर चलते हैं, इधर ऑक्सीजन कितना है आगे C लेवल का C। अब बाबू हम लोग क्या करते थे, इसको हम समीकरण फर्स्ट मानते हैं, मैथ में पढ़ेंगे समीकरण फर्स्ट, और इसको समीकरण सेकंड मानते हैं। तो बाबू हम अब क्या करते हैं, मान लेते हैं मैथ में आप लोग मानने के लिए बहुत पढ़ेंगे, हम मान लेते हैं कि A बराबर 1, कुछ भी मान सकते हैं लेकिन हम A 1 मानना चाहिए, 1 लेके बनाइएगा आप लोग को तुरंत संतुलित हो जाएगा, ज़्यादा ले लीजिएगा तो संतुलित नहीं होगा बाबू। तो हम लोग मानते हैं कि A का मान 1 लेने पर, माना कि जैसे मैथ में हम लोग पढ़ेंगे, माना कि A बराबर 1 रखने पर, A बराबर 1 रखे होंगे बाबू, तो समीकरण 1 से हम लोग चलते हैं, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से दिखाई दे रहा है बाबू, दिखाई दे रहा है। समीकरण 1 क्या है बाबू, A बराबर C, A बराबर C, A का मान कितना लिए बाबू, हम लोग माने A बराबर 1, तो A का मान 1 रख लिए बराबर C, यानी कि C का भी वैल्यू कितना गया बाबू 1, और A का मान भी 1, A का मान 1 माने और C का वैल्यू 1 आ गया, तो इसको हम लोग भेज देंगे। अब बाबू हम लोग ऐसे लिखते हैं, नीचे लग रहा है कि नहीं। अब समीकरण 2 से हम लोग चलते हैं, C का मान समीकरण 2 में रखने पर, C का मान समीकरण 2 में रखने पर समीकरण 2 क्या है बाबू, 2B बराबर C, 2B बराबर C, C बराबर कितना है बाबू 1, 2B बराबर 1, तो B बराबर बाबू 1/2। अब बाबू हम लोग को A B C तीनों का मान आ गया, तो यहाँ बाबू हम लोग माने हैं A B C, तो जहाँ जहाँ बाबू A लिखे वहाँ A का मान बैठाएंगे, जहाँ B लिए वहाँ B का मान, जहाँ C लिए वहाँ C का मान बैठा देंगे। तो बाबू किधर लिखे बेटा रे बाबू, किधर लिखे लोगेगा, जैसे बाबू कहाँ लिखे थे,
देखिए बाबू हम ये लिखते हैं, इसको मिटा देते हैं, आप लोग समझ लिए होंगे। तो ए है, तो ए का मान कितना है बाबू? 1 है। ए का मिटा को हम ऐसा काम लिख देंगे 1। बी है बाबू, तो बी का मान कितना है बाबू? 1/2। तो बी को मिटा के हम यहाँ 1/2 लिख देंगे। सी कितना है बाबू? 1। तो सी को मिटा के हम लोग 1 लिख देंगे। अब आप लोग बाबू तो बोलिएगा कि ये समीकरण संतुलित हो गया। बाबू समीकरण संतुलित है, लेकिन हम यह भिन्न में दे रहा है, भिन्न में हम लोग संतुलित कभी नहीं करते। जब भी करते हैं तो पूर्णांक में, और पूर्णांक में करने के लिए क्या क्या करते हैं? तो अगर कोई भी भिन्न देने रहे, भिन्न का हर, ऊपर का अंश नीचे का हर, इनका हर से सभी में हम लोग गुना कर देते हैं। हर कितना है बाबू? 2। इसमें 2 से गुना कर देंगे, 2 से गुना, इसमें भी 2 से गुना, इसमें भी 2 से गुना। तब क्या हुआ बाबू? अब इसको हम लोग लिखते हैं, यहाँ देखिए 2 गुना 1 बराबर 2 mg। 2 गुना 2 कट जाएगा बाबू, ये कट गया तो क्या बच गया? O2 प्लस O2 बनाए कोई चीज। 2 गुना 1 बराबर 2 mgO, 2 mgO। तो देखो बाबू, इधर मैग्नीशियम कितना है? 2। इधर मैग्नीशियम भी 2, ऑक्सीजन इधर 2, तो ऑक्सीजन इधर भी 2 है। तो यह बाबू बीजगणितीय विधि से समीकरण को संतुलित किए। देखिए बढ़िया से देख लीजिए आप लोग। मैं कहते हैं, फिर आगे चलते हैं, दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, लिखिए तब तक। देख लिए होंगे बाबू, तो बताते हैं। समझ में आया बाबू आप लोगों को? बीजगणितीय विधि से, बीजगणितीय विधि से बाबू लंबा चलता है, अनुमानित विधि सीधा होता है। देखिए अगला एग्जाम्पल लेते हैं, और फिर जिनको नहीं समझ में आया होगा तो अगला एग्जाम्पल में समझ जाइए। लेकिन ऐसा तो नहीं कुछ बताएं कि किसी ना समझ में आए, जितना तोड़ के बताएं कि समझ जाना चाहिए। 10th क्लास का आप लोग का स्टूडेंट। चलते हैं बाबू, तो देते हैं Na+H2O। Na+H2O क्या बनेगा बाबू? NaOH+H2। आप लोग को सबसे पहले क्या बोले थे बाबू कि जो भी दिया रहे उसके पहले ABCD मान लेते हैं। तो यहाँ का मान है बाबू, मान लीजिए यहाँ A, तो इसके आगे क्या माने? B माने। यहाँ क्या माने? C माने। और आगे है तो आगे D माने। अगर और आगे रखा था तो E मानते, और आगे रहता F मानते, G मानते, H मानते, I मानते, मानते जाते जब तक रहता, जब तक मानते। तो बाबू इतना ही है तो इतना ही मानेंगे D तक। अब फिर उसके बाद क्या बताएं? तत्व लिखेंगे, तत्व फिर LHS लिखेंगे, RHS लिखेंगे। तो तत्व लिखते हैं, तत्व LHS RHS। प्रूफ करने के लिए बाबू LHS और RHS को बराबर करना होता है, इसलिए बराबर का चिन्ह लेंगे। कौन कौन से तत्व है बाबू? तो सोडियम, पहले सब तत्व को लिखेंगे, सोडियम, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है। 3 तत्व है, तीनों तत्व लिख दिए। सोडियम के कितना है बाबू? A। LHS में कितना है? A। RHS में सोडियम कितना है बाबू? LHS 3 के बाईं ओर और 3 के दाईं ओर RHS। तो सोडियम कितना है? NaC, A बराबर C। अब क्या बाबू? हाइड्रोजन, हाइड्रोजन कितना है बाबू? इधर 2 गुना B बराबर 2B। इधर कितना है बाबू? हाइड्रोजन C है बाबू, और D गुना 2 यानी कि C प्लस
2D। देखिए बाबू, आप लोग को एक बार बताए थे कि OH प्लस H2O मानते हैं बाबू, मान लिए इसको। अगर ऐसे रहे इसको हम कितना हाइड्रोजन इसमें गिनेंगे, इधर का एक, इधर हाइड्रोजन एक हुआ प्लस 2 दूनी 4 था, कितना हो गया हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के परमाणु कितना हुआ बाबू 5। इसी तरह से यहाँ तो 1 2 3 4 नहीं, तो इसको जोड़ के लिख देंगे तो इधर कितना है C, इधर कितना है D गुना 2 यानी कि 2D, तो C प्लस 2D। जैसे 1 प्लस 4 करें बराबर 5, बराबर नहीं हुआ बाबू C प्लस 2D हो गया। अब ऑक्सीजन को देखते हैं, ऑक्सीजन कितना है बाबू, तो ऑक्सीजन इधर B, इधर कितना ऑक्सीजन है बाबू, ऑक्सीजन C है। हम लोग बाबू अब समीकरण 1 2 3 मानते हैं इसको। मान लीजिए समीकरण फर्स्ट, समीकरण सेकेंड, समीकरण थर्ड। आप लोग इसके आगे क्या बताए थे बाबू, याद कीजिए आप लोग, ए का मान हम लोग 1 रखेंगे, कुछ के भी रख सकते हैं, बी के भी मान रख सकते हैं, सी के भी मान रखते हैं, लेकिन हम लोग स्टार्ट करते हैं ए से। तो लिखते हैं कि ए का मान 1 रखने पर, ए का मान 1 रखने पर, ए का मान 1 रखने पर बराबर बाबू ए बराबर 1। अब ए का मान 1 रखने पर समीकरण 1 में हम ए का मान 1 रखते हैं, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से। समीकरण 1 में क्या है बाबू, ए बराबर C, ए का मान कितना हम लोग लिए हैं 1 बराबर C, तो C का वैल्यू कितना आ गया बाबू 1। इसी तरह अब हम लोग चलेंगे समीकरण 2 से नहीं चलते हैं बाबू, हम समीकरण अब चलते हैं 3 से, समीकरण 3 से। समीकरण 3 में C का मान रखने पर, मान रखने पर समीकरण 3 क्या है बाबू, B बराबर C। तो C कितना है बाबू 1, तो B बराबर कितना हो गया बाबू 1। अब बाबू हम लोग को क्या क्या निकल गया, A निकल गया, B निकल गया, C निकल गया। अब किसका मान बाकी है, D का। तो D का मान कहाँ से निकलेगा बाबू, तो D का मान हमको मिलेगा समीकरण 2 से। कहा कि समीकरण 2 में D दिया है, तो समीकरण 2 से हमको मान निकलेगा, नीचे नहीं लग रहा। अब यहाँ लिखते हैं समीकरण 2 से, समीकरण 2 से। समीकरण 2 क्या है बाबू, 2B बराबर C प्लस 2D। अब बाबू जिसका जिसका मान निकला हुआ है उसका उसका मान यहाँ हम लोग दिखा देंगे। तो मान किसका किसका, ए का है, बी का है, सी का मान है, तो हम लोग बाबू बैठा देंगे। 2 गुना बी का वैल्यू कितना है बाबू, बी का वैल्यू 1, तो 2 गुना 1 बराबर, सी का वैल्यू कितना है बाबू 1, तो सी का वैल्यू 1 बराबर 2। डी कितना वैल्यू है बाबू, डी का मान नहीं निकल रहा, निकला है, डी का मान निकाल रहा है, डी लिख देंगे जो का त्यों। तब कितना हुआ बाबू 2 बराबर A प्लस 2B। मैथ में आप लोग पढ़े होंगे बाबू, जब ई पार्टी प्लस है तो ई पार्टी आ गया क्या हो जाएगा माइनस, 2 माइनस 1 बराबर 2D, तो 1 बराबर 2D। तो D बराबर क्या हो जाएगा बाबू, D बराबर 1/2। जिसको अगर D का मान निकालना है तो उसके आगे वाला पीछे हो जा रहा है, तो इसको कहेंगे मैथ में हम लोग पीछा पीछे गुना करेंगे तो फिर 2D बराबर क्या हो जाएगा 1 ही हो जाएगा। हमको निकल गया D बराबर 1/2। अब क्या करेंगे बाबू, ए का भी मान निकल गया, B का भी मान निकला, C का भी मान निकला और D का भी मान निकला। तो जहाँ जहाँ बाबू हम लोग A B C D लिखे थे वहाँ वहाँ इस मान को बैठा देंगे। तो चलते हैं बाबू, अगर इतना समझ में आ गया होगा बाबू तो हम ऊपर से कुछ मिटाते हैं, उसके बाद हम लोग बैठाते हैं। मिटा रहे बाबू, यहाँ मिटा देते हैं।
ताकि समझने में दिक्कत ना हो। थोड़ा सा मिटाएंगे, लिख लो होंगे। तब आप ए का मान कितना है 1, सी का मान कितना है 1, बी का मान कितना है 1 और डी का मान कितना है 1/2। तो यहाँ जहाँ बाबू वो ए बी सी डी लिखे हैं उस सब का मान हम लोग अभी उठाते हैं। ये है बाबू, ए का मान कितना है 1 तो 1 प्लस बी कितना है बाबू 1 H2O NaOH के आगे क्या है बाबू सी का मान कितना आया है 1 तो इसके आगे भी 1 लिखेंगे। सी का वैल्यू 1 है तो 1 लिखेंगे प्लस डी है बाबू, तो डी का मान कितना है 1/2। हम कुछ नहीं लिखे बाबू, जहाँ ए माने बी माने सी माने डी माने उसका वैल्यू हम लोग लिख लिए। इसमें मिटा देते थे, पिछलका बार में मिटा तो वहीं लिख लिए थे, अब नीचे लिखे हैं। तो ए का वैल्यू कितना है 1, बी का वैल्यू 1, सी का वैल्यू 1, डी का वैल्यू 1/2, जो कि हम लोग समीकरण से निकालने ए का मान, बी का मान, सी का मान, डी का मान। अब आप लोग को आगे क्या बताते हैं बाबू कि जो भी हर होगा उस हर से सभी में गुना कर देंगे। तो हर वाला कौन है बाबू, क्या कि भिन्न वाला नहीं लेता, जब भी लेते हैं हम लोग पूर्णांक लेते हैं। संतुलित ऐसे भी है, संतुलित है बाबू, गुना करके से देख सकते हैं, गिन के देख सकते हैं संतुलित है। लेकिन यह हाइड्रोजन जो भिन्न में 1/2 है, लेकिन भिन्न में हम लोग नहीं लिखते हैं, हमेशा पूर्णांक में लिखते हैं। तो पूर्णांक में करने के लिए क्या करना होगा बाबू कि जो भी भिन्न हर होगा हर से सभी में गुना करेंगे। हर कितना बाबू 2, तो यहाँ 2 से गुना करेंगे, यहाँ भी 2 से गुना करेंगे, यहाँ भी 2 से गुना करेंगे और यहाँ भी 2 से गुना करेंगे। तो गुना करेंगे तो क्या बचेगा बाबू 2Na प्लस 2H2O बनेगा 2NaOH। या 2 से 2 तो बाबू कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या 1H2 या H2 लिखेंगे, 1 तो लिखाता नहीं है प्लस H2 या बाबू संतुलित हो गया, संतुलित है। समझ में आया होगा आप लोगों को। तो चलते हैं बाबू, आज हम यही तक रखते हैं, फिर इसके आगे हम कल आएंगे, अगले सेशन को देखेंगे। तो आशा करते होंगे ठीक। चलते हैं, थैंक यू बाबू।